आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए शुरुआत करते हैं प्राइम टीवी के पसंदीदा शो खबर दोपहर की, जो आज हम बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव की। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव की अब सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है और वही तमाम जो दिग्गज पार्टियां हैं वो जमीनी स्तर पर काम करती हुई नजर आ रही हैं। चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या चाहे वो बसपा ही क्यों ना हो, अब सभी पार्टियों के जो दिग्गज नेता है, जो मंत्री है, वो अब जनता के बीच पहुंचना शुरू कर चुके हैं। तमाम तरीके के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। तो वही भाजपा के सामने अपने सबसे मजबूत दुर्ग यूपी को बचाए रखने की ही नहीं बल्कि क्लीन स्वीप करने की भी चुनौती है। तो वहीं समाजवादी पार्टी मुस्लिम परस्ती के तमगे से बाहर निकलने के साथ ही बीजेपी के डाय हिंदुत्व के मुकाबले करने के लिए नैमिषारण्य से मिशन 2024 का आगाज करती हुई नजर आई है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोहियावादियों और अंबेडकरवादियों को एक साथ मंच पर लाने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कदम बढ़ाने का फैसला लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सपा के इस राजनीतिक प्रयोग से मुस्लिम मतदाता कहीं खिसक तो नहीं जाएंगे। अखिलेश को मंदिरों में जाने से आखिर क्या मिलेगा और क्या अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व के लिए अपनी पार्टी को सियासी मजबूती दे सकेंगे, क्योंकि अब ये सवाल चर्चाओं का विषय बन चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से अक्सर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगता है कि मुस्लिम और यादव की पार्टी है सब समाजवादी पार्टी, ऐसे में कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव के ऊपर जो ये आरोप लगातार लगाती आई है विपक्षी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो या चाहे वो बसपा ही क्यों ना हो, इन सभी आरोपों से निकलती हुई समाजवादी पार्टी नजर आएगी। क्योंकि अब अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलते हुए दिखाई दिए हैं, जिसको लेकर के आज नैमिषारण्य में प्रशिक्षण शिविर का आगाज हो चुका है और पहले दिन की कमान राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के साथ ही जो शिवपाल यादव है उनके हाथ में है। तो वही इस कार्यक्रम के समापन में अखिलेश यादव सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जी हां, 9 और 10 को तकरीबन 2 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें अखिलेश यादव के साथ ही जो शिवपाल यादव हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो वही पहले दिन की कमान शिवपाल यादव के हाथ में है। राष्ट्रीय महासचिव है समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव, जिनके हाथों में इस बार ये कमान सौंपी गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि नैमिषारण्य ऐसा माना जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास रहा है, साथ ही 88,000 ऋषियों की ये तपोस्थली भी रही है। यही वजह है कि अखिलेश यादव को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर ही सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अखिलेश यादव अब मंदिरों की तरफ जाने लगे हैं और अखिलेश यादव का ये प्रशिक्षण शिविर जो नैमिषारण्य में शुरू होगा, इसकी शुरुआत भी हवन पूजन और मंदिर में पूजा करने के साथ ही की जाएगी। तो वहीं सीतापुर में 4 लोकसभा है और साथ ही साथ 9 विधानसभा है, लेकिन इस बार की चुनौती चारों लोकसभा है। क्योंकि चारों लोकसभा में ही भाजपा के सांसद यानी इन चारों ही लोकसभा की सीटों पर सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ही चयनित हुए हैं, यानी कि चारों ही सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी भी अब तमाम जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है, रूठे हुए नेताओं को मनाने का प्रयास कर रही है, तो साथ ही साथ जनता को भी अपने पक्ष में लाती हुई नजर आ रही है समाजवादी पार्टी। तो सपा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन के साथ ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज करती हुई आज नैमिषारण्य में नजर आई है। सपा ने इसके लिए नैमिषारण्य को चुना है, जहां 9 और 10 जून को 2 दिवसीय यानी कि 2 दिनों तक कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। प्रशिक्षण शिविर में पार्टी की रणनीति से लेकर चुनाव जीतने का तरीका भी सिखाया जाएगा। लेकिन उस बीच ये भी चर्चा हो रही है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो क्या मुस्लिम वोटर्स खिसक जाएंगे? ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश को मंदिरों में जाने से आखिर क्या मिलेगा? क्या अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व के लिए अपनी पार्टी को सियासी मजबूती दे पाएंगे? इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट का एक पैनलिस्ट जुड़ चुका है, जहां समाजवादी पार्टी से रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा से देशबंधु दीक्षित, तो वही राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए नजर आएंगे।
तो प्रशिक्षण शिविर का दाव अखिलेश यादव अब चलते हुए नजर आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुराने नतीजों से अखिलेश यादव ने सीख तो बखूबी ले ली है कि जमीनी स्तर पर काम करना बहुत जरूरी है, जमीनी स्तर पर एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, तभी जो जनता है वो आपके पक्ष में आएगी। और यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी 10 महीने तकरीबन तक का वक्त बचा है, लेकिन अखिलेश यादव एक्टिव हो चुके हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी लखीमपुर खीरी में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया था अखिलेश यादव ने। तो आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि कोर एजेंडे पर अब समाजवादी पार्टी भी लौट आई है, जहां मुस्लिम यादव वोटर्स के साथ ही वो दलित और ओबीसी वोटर्स को भी साधने का प्रयास कर रही है। तो जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव इस बार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनता से मुलाकात कर रहे हैं। तो सीतापुर में कुल 4 लोकसभा है, जहां पर अभी फिलहाल भाजपा के सांसद है, यानी इन चारों ही सीटों पर सपा के सामने कड़ी चुनौती है, क्योंकि चारों ही सीटों पर फिलहाल भाजपा के जो प्रत्याशी है वही विजय है, यानी कि चारों ही सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। ऐसे में इस बार अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं, जहां 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और 88,000 ऋषियों की तपोस्थली कहे जाने वाले नैमिषारण्य में आज अखिलेश यादव प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करेंगे। और पहले दिन की कमान राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के हाथ में है, तो वही प्रशिक्षण शिविर का समापन करते हुए अखिलेश यादव नजर आएंगे, जहां वो कार्यकर्ताओं को जीत का चुनावी मंत्र देंगे। साथ ही साथ रणनीति क्या है, इससे भी जो अखिलेश यादव है वो अपने कार्यकर्ताओं को रूबरू कराएंगे, जो पदाधिकारियों को है रूबरू कराएंगे। तो एक बार फिर से मैं अपने सभी दर्शकों को जो गेस्ट है उनसे रूबरू करा दूं, जहां रविंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देशबंधु दीक्षित भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, तो वही दिलीप यशवर्धन राजनीति के अच्छे जानकार हैं और वो इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहले मैं रुख करती हूँ रविंद्र प्रताप जी का। देखिए रविंद्र जी, अमूमन अखिलेश यादव को लेकर ये कहा जाता है कि मुस्लिम यादव उनके परंपरागत वोटर्स और मुस्लिम यादव वोटर्स के बल पर ही कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक हमेशा बढ़ रहा है, लेकिन अब अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, जो कि बीजेपी की ही तर्ज पर वो इस अपने नए एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं। मैडम, मुझे लगता है कि सॉफ्ट हिंदू को कोई भी इस विश्व में परिभाषित नहीं कर पाएगा। ये सॉफ्ट हिंदू का शब्द कहाँ से आया मुझे नहीं मालूम है। हिंदुत्व है, ये ना सॉफ्ट होता है ना हार्ड होता है। हिंदुत्व की आड़ में उन्माद फैला के सत्ता पे काबिज होने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसकी शुरुआत उसने 1924 से शुरू किया था और सत्ता तक पहुंचने के लिए जितने प्रकार के कंप्रोमाइज हो सकते हैं सब किया उन्होंने। अब हम लोगों ने, क्योंकि समय बदला है, समय बदलने के साथ निश्चित रूप से रणनीति बदलती है और फिर ऐसे विपक्षी के सामने जो हर चीज में पारंगत हो, रुपया पैसा बदनाम करने की नीतियां, जेल में डालने की नीतियां, मतदान सूची से नाम ही कटवा देना लोगों का, तो इसके लिए हम लोगों ने जरूर रणनीति बदली है। तो जो हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम है मुख्य रूप से बूथ प्रबंधन प्रशिक्षण है। इसी में हम लोग जागरण यात्रा का भी प्रशिक्षण देंगे और जिसमें प्रमुख मुद्दे रहेंगे लोक जागरण यात्रा के जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय, निजीकरण का विरोध, बेरोजगारी और महंगाई, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, छात्र और महिलाओं से जुड़े मुद्दे भी उठाने के लिए हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। तो इस प्रकार से बीजेपी के खिलाफ जो हम रणनीति बना रहे हैं और मुझे लगता है कि अपेक्षा है कि हमके अन्य विपक्षियों से भी सहयोग मिलेगा। ठीक है रविंद्र जी, अब मैं सीधा रुख करूंगी दिलीप यशवर्धन जी का। देखिए दिलीप जी, जब भी अखिलेश यादव की बात होती थी आज से कुछ महीने पहले तक, तो यही कहा जाता था कि अखिलेश यादव लगातार चुनावों में उनको नतीजे अच्छे नहीं मिल रहे हैं, जिसका एक मुख्य कारण ये है कि वो जनता के बीच नहीं पहुंचते हैं, ना ही जनता से मुखातिब होते हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव जनता के बीच पहुंच रहे हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि क्या जब 2024 के नतीजे आएंगे तो कहीं ना कहीं उसका असर भारतीय जो समाजवादी पार्टी है उसको मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव अब लोगों से रूबरू हो रहे हैं? मुस्कान जी, पहली बात तो ये कि समाजवादी पार्टी को नतीजे अच्छे नहीं मिले, ये बात सही नहीं।
समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आ पा रही, ये एक अलग फैक्ट है, लेकिन उसके नतीजे अच्छे जा रहे हैं क्योंकि वोट परसेंटेज में सीटों में बढ़ोतरी हो रही है, विधानसभा में भी काफी बढ़ोतरी हुई। तो समाजवादी पार्टी बढ़ तो रही है लेकिन सत्ता के करीब नहीं जा पा रही है, ये एक दूसरा से। दूसरी बात रही कि हार्ड हिंदुत्व की और सॉफ्ट हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व की ऐसी कहीं कोई परिभाषा नहीं है कि हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व किसको कहा जाता है। तीसरा ये समझ लीजिए कि जिसके साथ जो टैग लग जाता है वो टैग जनता के दिमाग पे छप जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा जाता है कि हिंदुत्व का एजेंडा लेके चलने वाली पार्टी है। अभी नगर निकाय चुनाव में पता नहीं सैकड़ों मुसलमानों को टिकट दिया गया था। अभी आप पसमानदा समाज का सम्मेलन हुआ, अभी अमित शाह और पार्टी के जो अध्यक्ष है वो मुसलमान में मौलवियों के पास मिलने गए, लेकिन टैग लगा है कि हिंदुत्व की पार्टी और हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों को कहीं से छोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। बयानों की बात अलग होती है लेकिन वास्तविकता में नहीं कर रही है। राजनीति के मद्देनजर बयानों में तो कह रहे हैं कि हम 80-20 की बात करेंगे, लेकिन हम पसमानदा समाज का सम्मेलन भी करेंगे, हम मुसलमानों को टिकट भी देंगे, लेकिन हम हिंदुत्व वाली पार्टी कहलाएंगे, टैग लगाओ। इसी तरीके से भारतीय समाजवादी पार्टी के ऊपर टैग लगाए कि मुस्लिम यादव फैक्टर, MY फैक्टर वाली पार्टी है। ऐसा थोड़ी कि समाजवादी पार्टी में केवल मुसलमान और यादव ही हैं, उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी के साथ एक टैग लगा हुआ था कि ये दलितों की पार्टी है, लेकिन उसको चला कौन रहा था? एक पंडित जी चला रहे थे। तो ये एक राजनीति के ये टैग लाइन्स बन गई हैं। इन टैग लाइन की सत्यता नहीं है, लेकिन चूंकि जो चीजों की पुनरावृत्ति बार बार करी जाती है वो आदमी के दिमाग पर छप जाती है। बिल्कुल दिलीप जी, सही कहा आपने कि अगर इंसान 100 बार लगातार कोई चीज झूठ भी बोलेगा तो 101वीं बार कहीं ना कहीं वो झूठ सच लगने लगेगा। लेकिन दिलीप जी, हम इस बात को नकार नहीं सकते। देखिए दिलीप जी, लेकिन हम इस बात को नकार नहीं सकते कि आज भी जो राजनीति है उसकी जो धुरी है वो धर्म ही रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। तो आखिर हम इन सब चीजों से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे? हम विकास की बात क्यों नहीं कर रहे? हम उन मुद्दों की बात क्यों नहीं कर रहे जो वाकई में जनता के मुद्दे हैं? ये बातें कौन करेगा? क्या जनता को ये बातें सुनना पसंद है? आप इस फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा मुस्कान जी, क्या जनता को ये सुनना पसंद है कि सड़क ठीक हुई, नाली ठीक हुई, बेरोजगारी दूर हुई, महंगाई कम हुई? क्या ये सुनना ज्यादा पसंद है कि हिंदुत्व का झंडा ऊपर हो गया, मुसलमान मारा गया, मंदिर बन गया, मस्जिद गिर गई, वहां मस्जिद का निर्माण हो रहा है, मस्जिद को सब्सिडी दी जा रही है? ये बातें जनता को सुनना पसंद है, और जो जनता को सुनना पसंद है वो राजनीतिक पार्टियां सुनाती हैं। इसमें राजनीतिक पार्टियों का मैं दोष कभी नहीं देता हूं, क्योंकि राजनीतिक पार्टी एक दुकान खोल के बैठी है और दुकानदार का जो सामान जिस तरीके से बिकेगा वो दुकानदार उस सामान को उसी तरीके से बेचेगा। गुटखा खाना किसको नहीं पता है कि हानिकारक होता है, लेकिन गुटखा का एडवर्टीजमेंट अगर शाहरुख खान या बड़े बड़े स्टार कर रहे हैं तो लोग गुटखा खाने में अपनी शान मानते हैं। तो अब ये जनता को कौन समझाएगा कि गुटखा खाना हानिकारक है, जबकि सरकार वैधानिक चेतावनी लिख करके दे रही है कि गुटखा खाना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन सरकार गुटखा बेचने की परमिशन भी दे रही है। अब रहा जो आपका सवाल था कि समाजवादी पार्टी का क्या होगा, अखिलेश यादव घर से बाहर निकल रहे हैं तो उसका क्या होगा? देखिए, एक होता है वास्तविक तौर पे जनता के बीच जा करके जनता का समर्थन लेना, और एक होता है राजनीतिक सम्मेलन करना। राजनीतिक सम्मेलन और जनता के सम्मेलन में बड़ा फर्क होता है। राजनीतिक सम्मेलन, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी टिफिन पे चर्चा की बात कर ले, चाहे कोई चर्चा की बात कर ले, या समाजवादी पार्टी नैमिषारण्य में जाकर के चर्चा कर ले, यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं ये वही लोग हैं जो इनके समर्थक हैं, जो इनकी विचारधारा से प्रभावित है। तो क्या फर्क पड़ेगा? तो ये सम्मेलन वो नहीं भी करेंगे तो इतने लोग तो उनके वोटर हैं ही, उनके समर्थक हैं ही। समाजवादी पार्टी अगर अपना वोट बैंक और बढ़ाना चाहती है, सत्ता के करीब जाना चाहती है, हालांकि 2024 में सत्ता की बात समाजवादी पार्टी के सोचना भी बेकार है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कितना भी कोशिश कर ले, उत्तर प्रदेश की सारी लोकसभा सीटें जीत जाएगी तो भी केंद्र में सत्ता नहीं बना पाएगी। बिल्कुल सही। सत्ता में अगर थर्ड फ्रंट की सरकार बनी तो सत्ता में थोड़ी बहुत भागीदारी हो सकती है, हो सकता है इनको कोई सेंट्रल में पोर्टफोलियो मिल जाए, वो अलग की बात, लेकिन केंद्र में सत्ता समाजवादी पार्टी बनाने के लायक नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब जो मेहनत अखिलेश यादव जी कर रहे हैं उसका फायदा इनको मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को और अन्य पार्टियों को नुकसान मिलेगा। लेकिन वोटिंग परसेंटेज क्योंकि भले ही नतीजे कहीं ना कहीं पक्ष में नहीं रहे समाजवादी पार्टी के, लेकिन अभी आपने बखूबी कहा कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो लगातार समाजवादी पार्टी का बढ़ रहा है। ठीक है, देशबंधु जी क्या मेरे साथ जुड़ चुके हैं?
चलिए ठीक है, हम देशबंधु जी से दोबारा संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन देखिए मैं सीधा रुख करती हूँ रविंद्र जी का। देखिए रविंद्र जी, आप लगातार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों का समर्थन बहुत जरूरी है, लेकिन विपक्षी पार्टियां साथ आएंगी तो अपने साथ चुनौतियां और परेशानियां भी हजार लेके आएंगी, क्योंकि फिर प्रधानमंत्री पद के चेहरे के लिए कहीं ना कहीं जो पार्टियां है उसमें आपस में तालमेल या सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे आप। ये तो उस समय की बात है जब विपक्ष बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से आपस में सहमति बना रहा है। 2004 का याद दिला देगा आपको। सारी विपक्षी पार्टियां अलग अलग लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और कांग्रेस को केवल 140 सीटें मिली थी। तब भी सब लोगों ने एकत्र होकर सरकार बनाया। एकत्र होकर सरकार बनाने के समय सब लोग इस बात पे राजी थे कि श्रीमती सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बने। लेकिन जब श्रीमती सोनिया गांधी जी ने श्री मनमोहन सिंह जी को आगे बढ़ दिया, उस पर भी सहमति बन गई। तो एक तो उदाहरण सामने ही है, लेकिन तब इस प्रकार के कोई कार्यक्रम नहीं चलाए जा रहे थे कि हम पहले से ही चुनाव, अभी तो आने में 1 साल लगभग है, और उससे पहले तैयारी शुरू कर दे। तो भारतीय राजनीति में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव आने से पहले तैयारी शुरू हो गई है, और एक बात से सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है। विपक्षी एकता के लिए सबसे पहले माननीय अखिलेश जी निकले, तेलंगाना गए और तमिलनाडु गए। उन्होंने आके एक बयान दिया, सार्वजनिक बयान, कि हम क्षेत्रीय छत्रप एकत्र हैं, गेंद कांग्रेस के पाले में है। फिर 10 दिन के अंदर ही श्री राजीव गांधी ने रिप्लाई कर दिया कि हम सबको लेके साथ चलेंगे। ये बात सारी खत्म हो जाती है। और जब प्रधानमंत्री के चेहरे की समस्या 2004 में नहीं थी, तो अभी कोई समस्या इस प्रकार की नहीं आएगी। ठीक है, बिल्कुल रविंद्र जी, हो सकता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि वाकई में समस्या आती है या नहीं आती है। लेकिन अब सीधा रुख करते हैं देशबंधु जी का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए देशबंधु जी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब सभी पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं। सभी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां एक साथ आने की कवायद कर रही है, जिसको लेकर के 11 और 12 जून के बीच में एक महत्वपूर्ण बैठक और महत्वपूर्ण तस्वीर पटना से सामने आएगी, जब सारे विपक्षी दल एक मंच पर एक साथ खड़े हुए नजर आएंगे। ये क्या चुनौती बन सकता है आपके लिए 2024 के चुनाव के पहले? नहीं, देखिए मुस्कान जी, सर्वप्रथम प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण देर से जुड़ा। अब आता हूं मैं मुद्दे पे। देखिए, जो आप कह रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। 2019 के चुनाव में भी यही विपक्षी सारी पार्टियां हैं। इनका पूरा प्रयास रहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री और लोकप्रिय देश के जननायक नरेंद्र मोदी की रास्ता का रुकावट बने। आपने उसके बाद भी देखा, प्रयास करने के बाद भी 135 करोड़ भारतीय जनता ने, जनमानस ने आशीर्वाद देके दोबारा, और 2024 के आम चुनाव प्रस्तावित हैं। और जो आपने समाजवादी बैठक नैमिषारण में चर्चा की, एक नैमिषारण पवित्र स्थान है, वहां पर जाने पे हो सकता है समाजवादी पार्टियों को बुद्धि मिले। लेकिन जैसा कि इतिहास रहा है, और मैं उत्तर प्रदेश का निवासी होने कारण बता दूं, जिस प्रकार के असफल प्रयोग समाजवादी के नेता श्री अखिलेश दास ने किया, चाहे बुआ बबुआ की सरकार हो, जो ध्रुव थी, सोचिए एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने सत्ता की लोलुपता के साथ गठबंधन किया और उत्तर प्रदेश में चुनाव हारे। उसी तरह आपने देखा 2 राज्यपालों की जोड़ी भी साइकिल पर खूब चली, जिसे उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया। तो यह विपक्षी पार्टियां, मैं पहली बात तो यह पूछना चाहता हूं, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं और हमारा एनडीए का गठबंधन भी बड़ी मजबूती से, अभी विगत 5 राज्यों में चुनाव हुए, जहां 4 में हम जीते, गुजरात भी जीते, उत्तर प्रदेश का अभी 3 स्थान ही चुका है। पिछले गत 20 दिनों में समाप्त हुआ, वहां बड़ी बुरी तरह हारी। आपको सबसे बड़ा बता दूं, इनका जनता जनार्दन से कोई स्वीकार नहीं। और रही बात नैमिषारण जैसे पवित्र स्थानों में पूजा पाठ, तो वह जाए, पूजा पाठ आस्था का विषय है। लेकिन जब आप बता दीजिए, अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चली थी, तब क्या इनको राम नहीं याद आए थे? तब इनको भगवान की याद नहीं आई थी? देखिए, सत्ता के लिए ये व्यर्थ का आडंबर करना। आप बताइए,
जो कार सेवक शहीद हुए उनकी आत्माएं आज भी रो रही हैं और बिलक रही हैं। और आपको बता दें, सपा का तो खाली प्लाट हमारा है, सपा का एक ही नारा है। आप बता दिए घोटालों की सरकार, आप देखते हैं नित्य नए रोज विवेचना होती है, एक से एक घोटालों के इन्होंने कीर्तिमान स्थापित कर दिए। और 2004 से 14 तक केंद्र में जब कांग्रेस अभिनीत सरकार थी तब भी ये चोरी दामल का साथ था। आप बता देखिए देशबंधु जी, जब सरकार बदलेगी तो जाहिर सी बात है कि जो पहले की सरकार है उसके नेताओं के खिलाफ फाइलें खुलेंगी, घोटाले का जो बात है वो एक बार फिर से सामने आएगी। अब जाहिर सी बात है कभी ना कभी हो सकता है जब समाजवादी पार्टी यूपी के सत्ता के शीर्ष पर हो तो फिर हो सकता है कि आपकी पार्टियों में भी घोटाले जो हुए हैं उसकी फाइलें खुलेगी, तो खैर बात की बात है। लेकिन अब मैं सीधा रुख करूंगी। देखिए दिलीप जी, जिस तरीके से हिंदुत्व की बात की जा रही है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार अयोध्या पहुंचती है, राम मंदिर निर्माण को लेकर मुद्दा बनाती है, तो वहीं आज अखिलेश यादव का प्रशिक्षण शिविर नैमिषारण्य में शुरू हो रहा है। लेकिन अब यह भी कहा जा रहा है कि रामचरितमानस विवाद के बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव ने चुप्पी साधी हुई थी और कहीं ना कहीं जो हिंदूवादी नेता थे, जो हिंदूवादी संगठन थे और जो हिंदू है, उनका कहीं ना कहीं आक्रोश भी देखने को मिला था। और अखिलेश यादव अब इसी को बैलेंस करने के लिए मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं और नैमिषारण्य जैसे धार्मिक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। मुस्कान जी, पहली बात तो नैमिषारण्य जैसे या इसके जैसे और धर्म स्थल किसी की कॉपीराइट तो है नहीं कि कौन जा सकता और कौन नहीं जा सकता, और अखिलेश यादव क्यों नहीं जा सकते हैं। अब वो राजनीतिक उद्देश्य से जा रहे हैं या धार्मिक उद्देश्य से जा रहे हैं या सामाजिक उद्देश्य से जा रहे हैं, ये एक अलग बात। अखिलेश यादव जा रहे हैं और ये बात सत्य है। इस बात का विरोध मैंने पहले भी कई बार किया था कि अखिलेश यादव जी ने जो रामचरितमानस का बयान था, रामचरितमानस में बयान था मौर्य जी का, उस पर अखिलेश यादव जी ने कुछ नहीं कहा। ये एक गलत बात। आप अगर हिंदुत्व की बात करते हैं, यहाँ हिंदुत्व की और धर्म की बात नहीं है। अगर कोई चीज गलत है तो उसको गलत कहना चाहिए। अगर मौर्य जी ने रामचरितमानस की चौपाइयों पर कोई टिप्पणी करी थी, उस टिप्पणी का खंडन आपको करना चाहिए था। आपने ये कह के पल्ला झाड़ दिया कि ये उनके व्यक्तिगत विचार है। नहीं, जब वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं और उनका बयान सामाजिक द्वंद्व पैदा कर रहा है तो वो व्यक्तिगत नहीं होता। अगर व्यक्तिगत था तो आप उनको पार्टी से निष्कासित कर देते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ नहीं किया था ना। आप दोष खाली समाजवादी पार्टी पे नहीं लगा सकते। भारतीय जनता पार्टी ने भी तो कोई लीगल एक्शन नहीं लिया मौर्य जी के खिलाफ। बहुत सारा बवाल हुआ उसको लेकर के, खाली बयानबाजियां हुई, खाली टीवी में डिबेट्स हुई, खाली एक दूसरे के ऊपर चीटाकशी करी गई। लीगल एक्शन, एफआईआर ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, करा सकती थी ना, लेकिन नहीं कराया। तो उद्देश्य समाजवादी पार्टी का भी राजनीतिक था और उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का भी राजनीतिक था। हर व्यक्ति राजनीतिक लाभ उठाना चाहता है। सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों पहलू की वैल्यू होती है। तो एक पक्ष दूसरे पहलू की वैल्यू उठाता है, दूसरा पक्ष दूसरे पहलू की वैल्यू उठाता है। तो इसमें दोष किसी को नहीं है, दोष जनता को है। जनता को ये समझने की जरूरत है कि राजनीतिक पार्टियां उनकी भावनाओं से किस तरीके से खेलती। लेकिन देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए दिलीप जी, आपने जिक्र किया कि जनता को ये समझना पड़ेगा और जनता को चुनना पड़ेगा कि आखिर उनके मुद्दे क्या है। तो आखिर ये मुद्दे जनता तक पहुंचेंगे कैसे, जनता समझे कैसे? क्योंकि जनता यही नहीं समझ पा रही है कि आखिर उनके मुद्दे क्या है। वो अभी भी हिंदू मुसलमान की राजनीति पर ही कहीं ना कहीं टिके। आखिर उनको समझाएगा कौन? ये काम किसका है फिर? जनता सब जानती है मुस्कान की, मैं इस बात को अच्छे इत्तेफाक ले, जनता सब जानती है, जनता सब चीजें मानती है, लेकिन जनता भावनाओं में बह जाती है। जनता को वास्तविकता में, जैसे अगर आप सृष्टि की रचना की बात करें तो ईश्वर ने दिल और दिमाग दो चीजें दी। दिमाग को दिल के ऊपर दिया है ताकि आप दिल से सोचें, लेकिन जब जरूरत पड़े तो दिमाग का इस्तेमाल भी करें। लेकिन हमारे यहाँ विशेषता भारत में जनता दिल से ज्यादा सोचती है, दिमाग से नहीं सोचती। उसकी दिल को, उसको कानों को, उसको देखने को जो अच्छा लग रहा है वो उसको पसंद करती है। वो दिमागी रूप से उसके लिए भविष्य में खराब हो सकता है, घातक हो सकता है, इतना सोचने की शक्ति उसमें नहीं है, वो सोचना ही नहीं चाहती है। तो अगर जाति और धर्म इस देश में एक विशेष मुद्दा बने हुए राजनीतिक पार्टियों के लिए, तो उन मुद्दों को बढ़ावा देने का अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो वो जनता को जाता है। अगर जनता इन भावनाओं में नहीं बहेगी तो राजनीतिक पार्टियां नाक ढिंढोरा पीटते हैं। अब अखिलेश यादव जी अगर नैमिषारण्य में कोई सम्मेलन करने जा रहे हैं तो उससे ये साबित नहीं होता है कि वो हिंदुओं के बहुत चहेते हैं, या अगर नहीं सम्मेलन करेंगे तो ये भी सिद्ध नहीं होता है कि वो हिंदुओं के दुश्मन हैं। धार्मिक स्थलों पर जाना, सम्मेलन करना, ये सब एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस सामाजिक प्रक्रिया का धर्म से, आस्था से कोई लेना देना नहीं। ठीक है,
अब इसका जवाब मैं सीधा रविंद्र जी से लेती हूँ। देखिए रविंद्र जी, अभी दिलीप जी ने बखूबी कहा कि जब ये बयान दिए जाते हैं आपकी पार्टी के एक नेता की तरफ से, रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी की जाती है और ये कहा जाता है कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, तब इस बयान पर अखिलेश यादव चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब वो मंदिरों में जाकर के पूजा कर रहे हैं, तो आखिर उनको ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का गलत क्यों नहीं लगा कभी? आदरणीय अखिलेश यादव जी हिंदू हैं, उनको कोई हिंदू धार्मिक स्थानों पे या अन्य धार्मिक स्थानों पे जाने से इस सेकुलर देश में रोक नहीं सकता। बिल्कुल, देखिए रविंद्र जी, रोकेगा तो कोई भी नहीं, ये तो सबका अधिकार है, जो जहां आना चाहे आ सकता है, जाना चाहे जा सकता है, ये तो संविधान भी इस बात की खुले तौर पर इजाजत देता है। लेकिन अब रविंद्र जी, मैं यही कह रही हूँ कि जब रामचरितमानस को लेकर विवाद उठा, तब अखिलेश यादव ने क्यों नहीं कोई टिप्पणी की? स्वामी प्रसाद मौर्य को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया वो शूद्रों तक सीमित था, उससे आगे नहीं था। उन्होंने धार्मिक जो हमारा श्री रामचरितमानस जी हैं उन पे भी कोई टिप्पणी नहीं किया। उन्होंने एक स्पेसिफिक दोहे पे किया था और उन्होंने महिला और शूद्र की बात की थी। अब महिला शूद्र की बात अगर आप करती है तो गुरु गोरखनाथ जी ने भी यही बात किया था, यही बात संत कबीर दास ने भी किया था, यही बात सावित्री जी ने भी किया था, यही बात बाबा साहब अम्बेडकर ने भी किया था। क्या महिला शूद्र पे बात करना किसी प्रकार का गंभीर आरोप है क्या? अब आते हैं इनकी बात पे, ये जो भारतीय जनता पार्टी के महोदय बता रहे थे और हिंदुत्व की बात कर रहे थे, इन्होंने कह दिया इनके राम, मतलब भगवान राम को भी बांट दिया, इनके राम उनके राम होंगे। अब यह हिंदुत्व की सोच है। दूसरा, इनकी एक पेरेंट कंपनी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके हिंदुत्व की सोच देख लीजिए। वो कहती है जाति ब्राह्मण ने बनाए, श्री मोहन भागवत जी कहते हैं, और फिर श्री मोहन भागवत जी कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथों में सब परिवर्तन कर दिया गया है। तो क्या सारे धर्म ग्रंथ फिर से बैठ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यालय में लिखे जाएंगे क्या? या जातियां किसने परिभाषित की है, इस पर बैठ के कोई विमर्श स्थापित होगा? सरकार है, कर डाले ना विमर्श स्थापित। ये इनका हिंदुत्व है, अपने हिंदुत्व को भी नहीं छोड़ते हैं ये सत्ता में बने रहने के लिए। आप सुनिए, श्री नैमिष जी अपने में दान और तप की सबसे बड़ी भूमि है पूरे भारतवर्ष में या आर्यावर्त में। तो अगर हम दान और तप की भूमि से, जहां से असुरों को मारने के लिए महर्षि दधीच ने अपनी हड्डी दे दिया था, अगर वही काम हम करने जा रहे हैं तो क्या परेशानी है किसी को? अब दूसरी बात कहते हैं। ठीक है, रुकिए, पहले मैं परेशानी का जवाब ले लूं। देखिए देशबंधु दीक्षित जी, अखिलेश यादव नैमिषारण्य में है जहां वो प्रशिक्षण शिविर करेंगे, लेकिन कल उसका समापन भी किया जाएगा। क्या आपको कोई तकलीफ है उनके नैमिषारण्य जाने से? मुस्कान जी, बात नैमिषारण्य जाने की नहीं, महामाई उनको सद्बुद्धि दे। बात ये होती है जब इन्हीं समाजवादी पार्टी के नेता, अभी आपने देखा मानसिक विक्षिप्तता का शिकार होकर महाकाव्य श्री रामचरितमानस के बारे में इतनी भद्दी और इतनी अमर्यादित टिप्पणी की, उस बात को लेकर हिंदुस्तान का जनमानस पूछता है। क्या एक बार सपा के मुखिया या हमारे ये जो कांग्रेस के मित्र हैं समझा नहीं पाए? आपको बताते समाजवादी पार्टी में भी बहुत सारे हिंदू हैं और श्री रामचंद्र जी उनके आस्था और उनके पूजनीय हैं, लेकिन इस प्रकार की जघन्य टिप्पणी पर एक बार भी उन्होंने न माफी मांगी। और आपको बता दूं मुस्कान जी, यह इनका समाजवादियों का चाल चरित्र चेहरा अलग है। और आपको बता दें, ये वोट की गणित के लिए जितने जीवन के असफल प्रयोग हैं वो माननीय अखिलेश यादव जी ने कर लिए। चाहे बुआ बबुआ की सरकार चलाई हो, चाहे दो राजकुमारों की जोड़ी चला दी, जनता जनार्दन के साथ इनका कोई सरोकार नहीं। सत्ता की लोलुपता के लिए ये कितने निम्न स्तर पे चले जाएंगे, यह बात किसी से छुपी नहीं। और आपको बता दूं, अब भारत जो है विकसित राष्ट्र की ओर परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रहा है। बार बार आप दल बदलुओं के साथ आप विपक्षी पार्टी की एकता बात है, चोर मौसेरे भाई हो के एक आ जाते हो, लेकिन जनमानस समझ रहा है कि सत्ता के जब चाशनी बटनी होती है तो ये सारी विपक्षी पार्टियां
मुस्कान जी, आप इतने बड़ी प्रतिष्ठित चैनल की पत्रकार है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि 2024 में क्या अखिलेश यादव चेहरा होंगे प्रधानमंत्री का, या कांग्रेस के जो युवा राजकुमार है राहुल गांधी हो? हमारा चेहरा तो स्पष्ट है कि हम तीसरी बार 2024 के चुनाव में यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के साथ देने वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आप बता दें, हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, जो जनता के सरकार, 55 आजादी के 55 वर्ष हो गए। आपको बता दो, चाहे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे कश्मीर में इतनी कठिन धारा 370 की समाप्ति हो, अरे छोड़िए, कितनी विडंबना की बात है। 55 वर्षों तक विपक्षी की सरकारें रही और चाशनी का इन्होंने मलाई काटी और देश को, आपको कितनी दुर्भाग्य की बात है कि आप एक महिला है, पत्रकार है, और आपको बता दें 70-74 साल हो गए, अगर महिला को इज्जत घर देने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। देखिए, ये तो देखिए तमाम कानून आपने भी बनाए, ये बखूबी जनता जानती है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा आज भी महिलाओं के हाथ में है। क्योंकि बीते दिनों का ही सर मैं आपको एक वाकया याद दिलाऊं तो ये घटना ज्यादा दूर की नहीं है, प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहां एक बच्ची के घर में घुस करके उसको मार दिया जाता है, उसका रेप करने के बाद। तो महिला सुरक्षा की बात यहाँ कोई पार्टी ना करे, क्योंकि किसी भी पार्टी के शासन में महिलाओं की सुरक्षा महिलाओं के हाथ में होती है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास, लेकिन सीधा मैं रुक करती हूँ। देखिए दिलीप यशवर्धन जी, अभी हम और आप यही जिक्र कर रहे थे कि हिंदुत्ववादी की बात की हर पार्टी जो कहीं ना कहीं धर्म के मुद्दे पर खेलती है, और अभी भी आपने एक बयान सुन लिया होगा, देशबंधु दीक्षित जी ने साफ तौर पर कहा कि जो हमारा भारत है वो हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहा है। भारत की तो खूबसूरती सर इसमें है कि यहाँ पे विविधता है, यहाँ पर अनेक धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। इस खूबसूरती को आखिर मिटाना और इस तरीके से बयान देना जनता के बीच में क्या संदेश देने का प्रयास है? आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए दिलीप जी, देखिए, मैंने कहा कि बहुत सारे राजनीतिक बयान ऐसे होते हैं जिनका कानून से कोई लेना देना नहीं। अगर आप कानून की नजर से देखेंगे तो मैं देशबंधु जी का ध्यान चाहूंगा इस स्टेटमेंट पे कि कानून की नजर से आप देखेंगे तो आपका देश राष्ट्र है ही नहीं, और न कभी हो सकता है। आप राज्यों का समूह है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 पढ़ लीजिएगा तो ये परिभाषित करता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अलग अलग राज्यों का समूह है, राष्ट्र है नहीं। राष्ट्र की परिभाषा कुछ और होती है, और वो राष्ट्र की परिभाषा आपके देश पर कभी लागू नहीं हो सकती। दूसरी बात कि हिंदू राष्ट्र था, है या होगा, तो हिंदू राष्ट्र ये वैसे भी है, और हिंदू राष्ट्र प्योरली कभी हो नहीं सकता, क्योंकि आप बहुत सारी ऐसी जातियां प्रजातियां हैं जो आपके हिंदुस्तान का हिस्सा है। आप उनको कैसे हिंदू बताएंगे जो हिंदू नहीं है, और फिर इस देश को हिंदू राष्ट्र में कैसे कन्वर्ट करेंगे? या तो आप बंटवारा कर दीजिए और उन सबको यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, फिर जो हिंदू बचते हैं उनको लेकर के हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, तब तो ये हिंदू राष्ट्र बन सकता है। और ना कहने के लिए राजनीतिक रूप से आप ये स्टेटमेंट बार बार दोहरा सकते हैं कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और हिंदू राष्ट्र तो ये वैसे भी है जहाँ हिंदी बोली जाती है, जहाँ भगवान राम की पूजा होती है, जहाँ कृष्ण की आराधना होती है, जहाँ कोने कोने में भगवान राम कृष्ण विष्णु जी की परछाइयां हैं, मंदिर हैं, तो हिंदू राष्ट्र वैसे भी है। इसको क्या आप कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं? बिल्कुल। चलिए दिलीप जी, हम सीधा देशबंधु दीक्षित जी से ये हिंदू राष्ट्र की परिभाषा पूछ लेते हैं और पूछते हैं कि आखिर वो हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे भारत को। देशबंधु दीक्षित जी बताइए, आखिर ये भारत जो है ये कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप? क्योंकि इस देश को कहा जाता है कि अनेकता में एकता वाला देश है, लेकिन इसको आप कह रहे हैं कि आप हिंदू राष्ट्र बना देंगे, कैसे बनाएंगे? मुस्कान जी, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपने शब्दों को, मेरे शब्दों को मत पिरोइए। आप यह बताइए। नहीं, देखिए यहाँ आप ही के जो शब्द हैं ये वही मैं पहुंचा रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ और भी पैनलिस्ट अगर कहीं मैं शब्दों को तोड़ती मरोड़ती तो जाहिर सी बात है उनकी तरफ से भी टिप्पणी आती, लेकिन ये आप ही के शब्द है जो मैं आगे पहुंचा रही हूँ ताकि सवाल और जवाब मैं ले सकूं। 1 मिनट बता दीजिए। समाजवादी पार्टी MY समीकरण पे जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद से कब तक देश को तोड़ेंगे? हमारे समाजवादी मित्र कब तक ये जाति धर्म के नाम पे तोड़ेंगे? आज आपको इनको याद आ रही है, नैमिषारण्य में आपने चर्चा की शिविर लग रहा है, आज इनको भगवान की आस्था से प्रतीक आ गया। हम सब भी हैं, सब हम भी हिंदू हैं, और गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, और गर्व से कहते हैं भारत हमारा देश है, और गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। लेकिन आप यह बता दीजिए, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए,
केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए जनता के बीच गुमराह किया जाए, जनता को भाषावाद क्षेत्रवाद के नाते। अरे आप बताइए, एक युवा राजकुमार है, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। भारत को जोड़ने की जरूरत है। भारत तो 1947 15 अगस्त को ही जुड़ गया था। अब भारत जोड़ो यात्रा का क्या मतलब है? ऐसी आप बता दीजिए, विदेश में भारत का अपमानजनक टिप्पणी में कौन सा इनका वोट बैंक की राजनीति साध रहे हैं ये? इस बात को अगर आप तर्कसंगत कहती हैं तो हमें गर्व है कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की बात करता हूं। आप एक चीज बता दें कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, एमवाई समीकरण, कभी बुआ बबुआ की सरकार, कभी युवा राजकुमारों की साइकिल की दौरी, कभी क्षेत्रवाद के नाम पे, कभी भाषावाद के नाम पे, कभी जातिवाद के नाम पे, कब तक धर्म के नाम पे देश में बंटवारा करके राजनीति की चाशनी बांटी जाएगी और सत्ता की बंदरबाट करती जाएगी। देखिए, हिंदू राष्ट्र की बात आप करते हैं, हिंदू की बात आप करते हैं, फिर आप आरोप लगाते हैं समाजवादी पार्टी पर। देखिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि देखिए वोट बैंक की राजनीति, देखिए देशबंधु जी, वोट बैंक की राजनीति हर एक पार्टी करती है, इसमें कुछ गलत नहीं है। मेरे मुताबिक इसमें कुछ गलत नहीं है। दिलीप जी, जाहिर सी बात है, देखिए वोट बैंक की राजनीति तो हर एक पार्टी करती है, क्योंकि राजनीति पार्टियां बनती ही इसलिए है कि वो सत्ता में आ सके और समाज को सुधार सके। तो ऐसे में एक पार्टी पर इल्जाम लगाना, आरोप प्रत्यारोप लगाना कि वोट बैंक की राजनीति, भाई वोट के लिए भी तो आप ही तमाम तरीके के शिविर कर रहे हैं, आप भी जनता के बीच जा रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति तो आप भी कर रहे हैं। देखिए दिलीप जी, आप इस बात पर अपनी जो टिप्पणी है वो करिए पहले। मुस्कान जी, हमने कभी देश को तोड़ा नहीं। अभी इन्होंने, किसी हमारे मित्र ने कहा कि बहुत सारे मुसलमान लोग, अरे हमारा विविधता में एकता का देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। लेकिन ये कभी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया, व्यर्थ के प्रलोभन कर दिखाते रहते हैं, जाति धर्म की वैमनस्यता बढ़ाते हैं। जब चुनाव आते हैं तो इनका जातिवाद समाजवाद का नारा चल जाता है और ये हमेशा जो है किसी एक विशेष वर्ग के तुष्टीकरण की बात करने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी गैस कनेक्शन देने में कहा कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में कहा, जनधन खातों में कहा, ये आप बता दिए किसान सम्मान निधि में हमने कभी भेदभाव किया? हमारे लिए किसान सम्मान निधि हिंदुओं को भी मिली, मुस्लिम को भी मिली, सिख को भी मिली, ईसाई को मिली। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हमने घर दिए, शौचालय दिए, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको दिए गए। हमारी जो नीति और नियत है वो देश के विकास के साथ जुड़ी है, जनता के सुख दुख के साथ भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश की सरकारें जुड़ी हैं। लेकिन आप बता दो, ये हिंदू मुस्लिम की राष्ट्रीय राजनीति कौन कर रहा है? आज इनको मंथन याद आ रहा है। रविंद्र जी, अब आप जवाब दे ही दीजिए कि भाई ये आप पर आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति आप करते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जो समाज है उसके विकास का लक्ष्य रखा है। रविंद्र जी, नहीं, आपको बता दें, कुछ महीने श्री मोहन भागवत जी ने कबूल लिया है कि भारत में जातियां ब्राह्मणों ने बनाई हैं। चैनलों पे, प्राइम टीवी पर मैं भी डिबेट, अगर मोहन भागवत जी ने कबूल लिया जातियां बनाई हैं, हिंदू जातियों की राजनीति तो होगी। अब अमर्यादित टिप्पणी की। फिर दूसरे मोहन भागवत जी ने इनसे कहिए चुप रहे, बीच में बोला ना करें, बोलने की आदत देशबंधु मत जी, कराएं। मैं वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन अभी रविंद्र प्रताप जी को आप ही के सवालों का जवाब देने के लिए मैं कह रही हूँ, उनको जवाब दे लेने दीजिए, फिर मैं वापस आपके पास आऊंगी। रविंद्र जी बोलिए। महामारी भी इन लोगों को माफ नहीं फिर करेगी। ये हो गया कि धर्म ग्रंथों में परिवर्तन कर दिया गया है, मतलब कोई भी धर्म ग्रंथ हमारे पवित्र रहे ही नहीं। इसका जवाब वो देंगे। दूसरा, इनकी सत्ता लोलुपता बताता हूँ। भारत को बंटवारा करने में इन्होंने कहा 1947 में भारत आ गया। अरे भारत तो 1,95,00,000 वर्ष पुराना है, 1947 में नहीं आया है। अब क्या है, इनकी सत्ता लोलुपता देखिए। इनके जो प्रमुख थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, भारत को बांटने वाले फजलुर रहमान के साथ सरकार बनाई थी। फिर इन्होंने 1967 में 300 साधुओं को मरवा दिया दिल्ली में लाके, और 67 में हमारे साथ सरकार बना लिया कि भाई हमारा समर्थन ले लो उत्तर प्रदेश में जब हम आए। फिर 1977 में हमने सरकार बनाई केंद्र में, और ये फिर आ गए कि हम देखिए रविंद्र जी, इतना पुराना इतिहास ना तो हमारी जनता जानना चाहती है, ना जनता समझ पाई, क्योंकि इतिहास बहुत पुराना है। हम अभी मौजूदा जो समय है उसकी बात करते हैं, क्योंकि अभी मौजूदा वक्त जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनता को अपने मुद्दों को तय करना है और जनता को ये समझना है कि आखिर उनके लिए जो बेहतरीन प्रत्याशी है, जो बेहतरीन पार्टी है, वो कौन सी है। आप उस पर बात करिए कि अभी ये आरोप लगा रहे हैं कि लगातार जो 2017, 2019, 2020, 2022 और 2023 का निकाय चुनाव हुआ,
इतिहास में समाजवादी पार्टी ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है? समाजवादी पार्टी की अगर राजनीति समझना होगा तो आप ये चार चुनाव से नहीं कर सकते। उस 4 चुनाव को समझने के लिए अगर समझना है तो अब भारतीय जनता पार्टी अगर वर्तमान में रहना है तो केवल 5 राज्यों तक सीमित हो गई है, जिनमें केवल 2 बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, गुजरात। 3 छोटे राज्य हैं, असम, उत्तराखंड और त्रिपुरा। खाली यहीं तक भारतीय जनता पार्टी है, बाकी ऑपरेशन लोटस है। तो जनता ने इनको यहाँ लाके खड़ा कर दिया। अब दूसरा विषय जो आप कर रही थी, आखिरी 4 चुनाव एकदम वर्तमान में रहना चाहिए। सुन लीजिए, दिल्ली एमसीडी में बुरी तरीके से हार गए। फिर उसके बाद कर्नाटक चुनाव होता है, बुरी तरीके से हार जाते हैं। जालंधर लोकसभा चुनाव होता है, बुरी तरीके हार जाते हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होता है, इनको 30% मत मिलते हैं। 30% मत देती है, 70% जनता उत्तर प्रदेश की ने इनको नकार दिया। और 25 जो इनके एमपी हैं, सांसद हैं, उनके संसदीय क्षेत्र से बुरी तरीके से निकाय चुनाव में हार गई भारतीय जनता पार्टी। ये वर्तमान भविष्य इनका यही है जो इनके सामने दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर ये पीछे जाके आरोप लगाएंगे तो हम पिछली वाली बात करेंगे। तो वर्तमान बातें मैंने इनको बता दिया। दूसरी बातें जो ये कह रहे हैं, हमारे आरोप लगा रहे हैं MY फैक्टर। तो क्या मुसलमान भारतीय नहीं हैं? क्या यादव हिंदू नहीं हैं? अगर हम उनको साथ लेकर राजनीति करते हैं तो कोई हम संवैधानिक गलत काम कर रहे हैं क्या? तो इस तरीके से ये लोग जो इस प्रकार की जो बात करते हैं, जिसका सिर पैर न हो, खाली दूसरे को बदनाम किया जा सके, तो उसका कोई मतलब तो होता ही नहीं है। क्षमा नहीं मांगी। तो जो हमारे लोग बंधु जी कह रहे हैं वो एक ही बात रट रहे हैं, यहाँ MY फैक्टर करते हैं, उसके साथ भी करते हैं। लेकिन माननीय मुलायम सिंह जी के 4 साथी, बेनी बाबू, मोहन सिंह, बेनी बाबू, मोहन सिंह और आजम खान साहब और एक और पंडित जी थे, ये 4 लोगों के लिए एक साथ किया। कौन यादव था इसमें से? मैं ठाकुर हूं, मैं कहाँ यादव हूं? और हम जब से पैदा हुए, हमारे बाबा जब से हुए, तब से हम लोग उनके साथ में जुड़े हुए हैं। तो इनको मालूम ही नहीं है, तब इनका अस्तित्व ही नहीं था जब हम लोग जुड़े थे। तो भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता का अस्तित्व नहीं था। तो जो इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं MY फैक्टर, हम कहाँ कर रहे हैं? आपको क्या परेशानी है? और फिर रही MY फैक्टर में, हमने उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तानियों और हमारे कुल जो है 23 अभद्र व्यवहार किया, मुस्लिम विधायक हैं, 21 हमारे हैं, 2 हमारे सहयोगी के हैं। ये झूठ आडंबर तो और परेड की केंद्र में और राज्य में इनके एक भी मुसलमान जनप्रतिनिधि तो बनाते हैं। और तो क्या आपका उससे मुसलमान कोई भारत का सरोकार नागरिक नहीं नहीं है। है? एसी के बंद कमरों में ट्विटर खेलते हैं और हार जाते हैं तो ईवीएम पर दोष मर देते हैं। और ये जहाँ बार चुनाव हारते हैं वहाँ आपका ईवीएम सही होता है, वहाँ लोकतंत्र की जीत हुई, वहाँ हमारी जीत हुई। और जब हार जाते हैं तो हार का सारा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को ये बदनाम करने की आपकी कोई जो है दाल गलेगी देखिए, नहीं। आप दोनों एक-एक करके बोलिए, एक-एक करके अपनी बातों को रखिए, हम तभी सुन पाएंगे सबकी बातों को। अगर आप दोनों साथ में बोलेंगे तो हम किसी की बात को नहीं सुन पाएंगे, ना हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे ऐसी चर्चा को। बीच में खाली बोलता रहेगा, अपने टर्न पे भी बोलेगा, अगर कोई दूसरा बोलेगा तभी यह व्यक्ति बोलता रहता है। मैं बहुत बार कह चुका हूं, ऐसे व्यक्ति को जो पूरे की पूरी डिबेट को डिस्टर्ब करते हो, आपको आपका टर्न मिल रहा है तब भी आप बोल रहे हैं। जो भी अभी हमारे समीक्षक महोदय बोले तब भी बीच में आदमी घुस गया। मैं बोल रहा हूं लगातार घुसा हुआ है ये आदमी। ऐसे आदमी को बुलाने से क्या होगा ना, बीजेपी का भी अपमान होता है, चैनल का भी अपमान होता है। और जिस कंक्लूजन तक आप लेके जाना चाहते हैं उस कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा जा सकता है। तो मुझे लगता है ऐसे आदमी, देखिए फिर शुरू हो गया, तो ऐसे आदमी से बचना चाहिए। देशबंधु जी एक एक करके अपनी बातों को रखिए। मैंने आपको भी पूरा मौका दिया, तब आपने बोला। लेकिन अभी मेरा सवाल फिलहाल रविंद्र प्रताप जी से, अभी आप उनको बोलने दीजिए। और मुझको लगता है संवैधानिक दायरे में रह के हम 1955 से चुनाव लड़ रहे हैं। 1955 में पहली बार हम लोगों ने कांग्रेस को हराया था, कांग्रेस के MP को। तब हम प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी थे, तब ये कहां थे? तब इनका अस्तित्व भी नहीं हुआ था।
देखिए हम रविंद्र तब से जी, लड़ रहे हैं। जब अस्तित्व नहीं था वो तब की तो बात अलग है, लेकिन अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इस बात को देखिए आप भी नहीं नकार सकते, यही वजह है कि आप सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ लेकर आना चाहते हैं। लेकिन अब मैं एक आखिरी कमेंट लूंगी सीधा दिलीप जी से। देखिए दिलीप जी, अगर हम 2019 के नतीजों पर जाए तो तब जो समाजवादी पार्टी है और जो बसपा है वो एक साथ थी, और इस दौरान दोनों को ही मिला करके कुल 15 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। लेकिन अब इस बार उसको बसपा का साथ नहीं मिला है। देखिए, बसपा तो अब भाजपा की भी पार्टी हो गई है, ये सभी जानते हैं। राजनीतिक गलियारे में इस बात की काफी चर्चा है कि बहुजन समाज पार्टी जो भी कैंडिडेट खड़ी करती है वो उस तरीके से खड़े करती है कि वो समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के वोट काटे और भाजपा को उसका फायदा। और रही बात की भारतीय जनता पार्टी बढ़ती जा रही है, ये गलत है। ये भाजपा के प्रवक्ता महोदय जो बैठे हैं वो भी इस बात को सुन लें कि 2017 में जब आपका उदय हुआ था, 14 के बाद 14 और 17 में जब आप एकदम चरम पर थे, तो आप देश के पूरे हिस्से में नजर आ रहे थे। अब आप सिमट के बहुत चंद हिस्सों में रह गए, तो आप बढ़ नहीं रहे हैं, आप घट रहे हैं पहले की अपेक्षा। और इसीलिए आपकी गतिविधियां अब और ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है। प्लस पॉइंट 2024 में सिर्फ इतना है कि केंद्रीय लेवल पर आपके सामने कोई दूसरी पार्टी नहीं है। कांग्रेस लगभग खत्म पर है और बाकी जो पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर आपका सामना नहीं कर पाएंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर 2024 में अगर जनता प्राथमिकता देगी तो वो आपको देगी। लेकिन उसका ये कारण नहीं है कि आप सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, उसका एक कारण ये भी है कि दूसरा कोई ऑल्टरनेट जनता के सामने नहीं है। और अब जनता खिचड़ी सरकार नहीं चाहती है, वो थर्ड फ्रंट को नहीं देगी। चाहे जितना मजबूती से समाजवादी लड़ ले, चाहे आम आदमी पार्टी कूद पड़े, चाहे ममता बनर्जी बिल्कुल फूके, चाहे नीतीश कुमार बिहार से आग लगा दें, लेकिन जनता केंद्र में इनको सत्ता नहीं देगी, ये तय है। केंद्र में अगर सत्ता किसी को मिलेगी तो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, लेकिन लड़ाई इतनी आसान नहीं है, ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। बिल्कुल, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा पे जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि 2024 की चुनाव लगातार अब अपने रोमांचक मोड़ पर आती जा रही है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव नैमिषारण्य में अपने प्रशिक्षण शिविर का आगाज करते हुए दिखाई देंगे, तो वही पहले दिन की कमान शिवपाल यादव के हाथ में है, जिसका समापन अखिलेश यादव कल करते हुए नजर आएंगे। ये प्रशिक्षण शिविर 9 और 10 यानी कि आज और कल चलेगा। लेकिन यहाँ पर यह जानना अहम हो जाता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनता के बीच लगातार अपनी पकड़ बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से जनता का जनाधार उनको लगातार मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे साथ राजनीति के जानकार जुड़े, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी फिलहाल केंद्र में भाजपा की ही सरकार है, लेकिन ये लड़ाई टफ हो जाएगी, लड़ाई काफी ज्यादा रोमांचक मोड में आ जाएगी। क्योंकि जो हमारे प्रदेश की जनता है, जो देश की जनता है, वो केंद्र में किसी तरीके से खिचड़ी सरकार को नहीं चाहती है, वो एक ही सरकार को चाहती है। और अभी जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों के पास अपना प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं है, प्रधानमंत्री पद का कोई प्रबल दावेदार नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा भी है, दावेदार भी है, और वो उसी चेहरे के दम पर अब जनता के बीच पहुंच रही है। क्योंकि अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार है। लेकिन समाजवादी पार्टी भी जमीनी स्तर पर जुट चुकी है, जमीनी स्तर पर एक्टिव हो चुकी है। यही वजह है कि नैमिषारण्य में अब अखिलेश यादव प्रशिक्षण शिविर लगाते हुए दिखाई देंगे। दरअसल सीतापुर में स्थित नैमिषारण्य में कुल अगर हम सीतापुर की बात करें तो यहाँ पर 4 लोकसभा है, और इन चारों ही लोकसभा पर फिलहाल भाजपा के सांसद है, यानी भारतीय जनता पार्टी जिले पर पूरी तरीके से काबिज है। ऐसे में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के दुर्ग में तो घुसी रही है, साथ ही साथ वहां पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा का किला ढाने का भी प्रयास करती हुई लगातार समाजवादी पार्टी हुई जो है वो करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम इस प्रशिक्षण शिविर की बात करें तो ये सभी प्रदेश के 75 जिलों में होगा, जहां खुद अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे, कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, और 2024 का जो चुनावी मूल मंत्र है, साथ ही जो जीत का मंत्र है, वो भी देते हुए नजर आएंगे। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।